हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में जो क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं दोस्तों, वो है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, जो कि पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का है। ये बीए प्रोग्राम वालों के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, जो कि 6 सेमेस्टर में है, यानी कि एसयूएल, एनसीईआरटी और साथ में रेगुलर वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है, स्पष्ट करे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमेशा पहला क्वेश्चन ही आएगा क्वेश्चन पेपर में, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आ रखा है सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले ही अपलोड करा दिया, और साथ में जो डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, साथ में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्तियाँ अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, तो क्या होता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? सबसे पहले कलकत्ता में। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह सभी अपराधों की शिकायतों को सुनने तथा निपटान करने के लिए हम किसी भी सूट या कार्यों की सुनवाई एवं निपटान हेतु स्थापित किया गया था। तो इसका मेन उद्देश्य ये था, ये इसलिए स्थापित किया गया था, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य हैं उनमें जो भी अपराध हो रहा है या कोई भी शिकायतें हो रही है उससे सुनने और उसको निपटान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मद्रास एवं मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः वर्ष 1800 एवं वर्ष 1823 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, मद्रास और मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जॉर्ज तृतीय द्वारा की गई थी। सन कब की गई थी? 1800 से 1823 के बीच में। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब क्या होता है तुम्हें पता ही होगा, जैसे कि हमारे जो देश में है सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है और फिर अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो हर एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1861 के अधिनियम के द्वारा। एवं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालयों को तथा प्रेसिडेंसी शहर में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया, और जो नॉर्मल लेवल की अदालतें थी उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि जहाँ जहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय इस्टेब्लिश कर दिया गया वहाँ पे जो प्रेसिडेंसी लेवल की अदालतें थी उन्हें हटा दिया गया। इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। अब क्या हुआ दोस्तों, जो भी सारे उच्च न्यायालय थे, जब तक 1935 का अधिनियम नहीं आया तब तक क्या इन सबको सर्वोच्च न्यायालय माना गया। आगे बढ़ते हैं। संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील सुनाने का अधिकार क्षेत्र था। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास क्या था, मतलब पूरे केंद्र के लेवल पे विवादों को हल करने और साथ में उच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसके खिलाफ भी अपील सुनाने का अधिकार था। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। जैसा कि ये सब आपको पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है, आज़ाद होता है, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, तो इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एक देश का संविधान बन गया तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि संविधान का जो संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। तो इसकी स्थापना करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 28 जनवरी 1950 को इसकी पहली बैठक होती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। यानी कि जो उच्च न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय, अलग अलग राज्यों के न्यायालय हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में काम करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो भी घोषणा करेगा या जो भी कानून बनाएगा वो सारे न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय का संगठन समझ लेते हैं, यानी कि गठन कैसे होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश है, 1 मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई है। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 2019 के एक विधेयक द्वारा, यानी कि कानून द्वारा 4 न्यायाधीशों की वृद्धि कर दी गई है। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8
निर्धारित की गई थी, संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, तो अगर हम अगर संविधान के टाइम की बात करें, जो हमारा संविधान बना था तब की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन संसद क्या कर सकती है? संसद कानून बना सकती है और उसमें चेंजेस कर सकती है, तो संसद ने ऐसा करा है। आगे समझ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। तो संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान या एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्टैब्लिशमेंट है, यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट, अगर आप नाम सुना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे हो रखी है? दिल्ली में हो रखी है। अगर आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं। प्रावधान है, केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती है। ठीक है, तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की बात आती है तो किसी और स्थान पर नियुक्त नहीं कर सकती है। ठीक है, और ना ही आदेश दे सकती है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो एक स्वतंत्र संस्था है, वो किसी के अंडर में रह के काम नहीं करती है। आगे समझते हैं न्यायाधीशों की योग्यता, यानी कि जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब कि वो विदेशी नहीं होना चाहिए, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, अगर उसे न्यायाधीश बनना है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है, तो उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना जरूरी है, यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना जरूरी है। उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, यानी कि अधिवक्ता एक तरीके से एडवोकेट होना जरूरी है। उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रवादी की नज़र में उसे एक प्रतिष्ठित न्यायवादी, यानी कि अच्छे से न्याय करने वाला होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। अगर हम एज की बात करें कि क्या एज होनी चाहिए, तो संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि क्या क्या एज होनी चाहिए न्यायाधीशों की। तो किसी भी एज पर न्यायाधीश बनाया जा सकता है, पर ऊपर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। अब समझ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय, अपील का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकार का गारंटर और संविधान का संरक्षक है। ठीक है, तो मतलब कि एक सर्वोच्च न्यायालय से ही एक देश जो है स्वतंत्र बन रहा है, एक देश जो है किसी के अंकुश में नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है, साथ में संविधान का संरक्षक है। ठीक है दोस्तों, अतः इसे सौंपे गए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक हो जाती है। ठीक है, अगर ये स्वतंत्र ही नहीं होगा, अगर ये किसी के अंडर में काम करेगा तो ये ठीक तरीके से काम कर ही नहीं पाएगा, और जो लोगों को आज़ादी है या फिर लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पाएगा। यह कार्यकारी और विधान मंडल के अतिक्रमण, दबावों एवं हस्तक्षेपों से मुक्त होना चाहिए। यानी कि हमारे जो देश है, हमारे देश में क्या होते हैं? सरकार के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। तो बोला जा रहा है दोस्तों, न्यायपालिका जो होती है ना, वो विधायिका और कार्यपालिका से मुक्त होता है, यानी कि उसके अंडर में काम नहीं करती। अगर उसके अंडर में काम करेगी तो वो ठीक तरीके से अपने कार्य नहीं कर पाएगी। इसे बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे स्वतंत्रता होती है और ये बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अदालतों में एक मूर्ति खड़ी होती है जिसकी आंख पर पट्टी और हाथ में तराजू होता है। इसका मतलब यही है कि वो किसी को देख नहीं सकती, लेकिन जो न्याय है वो बराबर करेगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रपति ने कत्ल करा है या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति ने कत्ल करा है तो वो बराबर सज़ा देगी, इसलिए वो किसी को देख नहीं सकती कि वो राष्ट्रपति है या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति है या फिर बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत गरीब व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहला है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार समझ लेते हैं। एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालना ही डालना है, इसकी कार्य और शक्तियाँ। ठीक है, तो ये क्या करता है? अगर किसी के भी बीच में वाद विवाद है तो उसमें इसे सॉल्व करता है। अधिक विस्तृत रूप से देखें तो निम्न के मध्य किसी विवाद को निर्णय करता है। तो सबसे पहले किस किस के बीच में ये विवादों को सुलझाता है वो देख लेते हैं। केंद्र व एक अधिक राज्यों के मध्य, अगर समझ लीजिए केंद्र के मध्य या किसी दूसरे राज्य के मध्य विवाद हो गया तो उसे सुलझाने का कार्य किसके पास होगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के पास।
या फिर समझ लीजिए दो राज्यों के बीच में झगड़ा हो गया, समझ लीजिए हरियाणा या पंजाब के बीच में चंडीगढ़ को लेकर झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया, तो उसको भी कौन सॉल्व करेगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र एवं कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना या एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना या दो से अधिक राज्यों के मध्य उपयुक्त संघीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। ठीक है, तो राज्यों के बीच कोई भी वाद विवाद होगा या केंद्र के बीच कोई भी वाद विवाद होगा, पूरे देश के लेवल पे जितना भी वाद विवाद होगा वो कहाँ सॉल्व किया जाएगा दोस्तों? वो सर्वोच्च न्यायालय से सॉल्व करेगा, जो इसके मूल क्षेत्राधिकार में आता है। अगला क्षेत्राधिकार पढ़ते हैं, तो अगला है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर विक्षिप्त नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो दोस्तों ये सारे रिट होते हैं, आपने 11वीं या 12th क्लास में पढ़े होंगे रिटों के बारे में, जो क्या करता है? मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार में क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा करता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या फिर कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इस अर्थ में है कि एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यह कार्य याचिका के माध्यम से किया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर हमारे कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र पर विशेष अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, ऐसा ही सेम उच्च न्यायालयों के साथ भी उच्च न्यायालय भी रिट जारी करते हैं और हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही करे, इसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है। आगे समझ लेते हैं, अगला हमारा है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीय क्षेत्र अधिकार के बारे में समझ लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत और निचली अदालत के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। तो समझ लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये क्या करता है? ये जाता है अधीनस्थ न्यायालय में यानी कि सबसे लोअर कोर्ट में जाता है। ठीक है, इसके खिलाफ क्या चल रहा है? केस चल रहा है और ये अपने आप को मानता है ये निर्दोष है। ठीक है, ये जाता है अधीनस्थ न्यायालय में, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय इसे क्या बोल देता है? ये दोषी है। इसके बाद ये जाता है उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में भी उच्च न्यायालय वाले इन्हें बोल देते हैं ये दोषी है। उसके बाद ये जाता है सर्वोच्च न्यायालय में दोनों को चुनौती देने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या बोल देता है? ये दोषी नहीं है। तो इस तरीके से जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आता है वो अंतिम होता है और इस तरीके से ये क्या फिक्स हो जाता है कि ये दोषी नहीं है। इसको एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिसे 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो ये 4 तरीक़ों से हम अपील कर सकते हैं सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, अगर हमारे 2 न्यायालयों में हमें लगता है कि हमें न्याय पर्याप्त रूप से नहीं मिला है और हम दोषी नहीं है, फिर भी हमें दोषी ठहराया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। ठीक है, तो संविधान क्या देता है? राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। एक तो सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विविधिक प्रश्न उठने पर या प्रश्न उठने की संभावना पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, संविदा आदि संसद संबंधी मामलों पर कोई विवाद उत्पन्न होने पर। ठीक है, तो सलाहकार क्षेत्राधिकारी क्या होता है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या कर सकता है? किसी भी मुद्दे पर सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो पक्का सलाह लेगा ही लेगा। उसकी मर्जी है, वो ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। तो हमारा आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है सलाह क्षेत्राधिकार। आगे पढ़ते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, न्यायिक समीक्षा अलग से भी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि इतना सफिशिएंट नहीं होगा जब शॉर्ट नोट पे लिखने के लिए आएगा। तो एक बार न्यायिक समीक्षा की शक्ति समझ लेते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की होती है। न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक जांच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। जांच में यदि वे संविधान के उल्लंघनकर्ता पाए जाते हैं तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध, असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जा सकता है। नतीजतन उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है, जैसे कि राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, उन्होंने कुछ भी घोटाला किया है और अगर
जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने मतलब कि जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि वो लोग दोषी हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्हें दोषी ठहरा सकता है और अवैध संवैधानिक तरीके से उन्हें सरकार के पद से हटा सकता है। तो इसे ही दोस्तों न्यायिक समीक्षा बोलेंगे, मतलब कि न्याय करना एकदम जांच पड़ताल तरीके से, ठीक है, मतलब अच्छे से एकदम सही तरीके से न्यायिक समीक्षा करना, तो इसे न्यायिक समीक्षा बोलेंगे। तो ये सारे जो कार्य थे दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय के कार्य है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, अंतिम व्याख्या होता है संविधान का, मतलब एक तरीके से संविधान का संरक्षक तो होता ही होता है, लेकिन अंतिम व्याख्याता यानी कि जो संविधान को एक्सप्लेन करता है वो कौन करता है दोस्तों, मेन सर्वोच्च न्यायालय ही है। सर्वोच्च न्यायालय के बिना या फिर न्यायपालिका के बिना संविधान का कोई महत्व नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो रिलेटेड वीडियो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।